उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज का जो टॉपिक है दैट इज वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड के ग्रेविटेशनल फील्ड में आपके पास वर्क डन किस तरीके से होता है। पहले तो आप ये समझेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को करने से पहले दो बातें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। दो तरह की फील्ड्स होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फील्ड और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। इंट्रोडक्शन में हमने दो बातें लिखी हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फील्ड और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। अब कंजर्वेटिव फील्ड आप किसे कहते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड आप किसे कहते हैं, अगर ये दो बातें समझेंगे तो आगे वाला लेक्चर बड़ी आसानी से समझ जाएगा। देखिए, कंजर्वेटिव फील्ड उस फील्ड को कहते हैं जिसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, दो कंडीशन सेटिस्फाई। अब वो दो कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, मतलब मुझे यहां से उस पॉइंट तक जाना है, ठीक है। अब अगर मैं स्ट्रेट जाऊं या ऊपर से जाऊं या नीचे से जाऊं, वर्क डन की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन ये कौन से केस में? ग्रेविटेशनल फील्ड में या कंजर्वेटिव फील्ड में? ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड की एक एग्जांपल है, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड की एक एग्जांपल है। कंजर्वेटिव फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड में दो कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपल्सरी। पहली कंडीशन, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, पहली कंडीशन। दूसरा, टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ मस्ट बी जीरो। किसी भी क्लोज्ड पाथ में जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया अगर कोई फील्ड ओबे कर ले, ये दो कंडीशंस अगर कोई फील्ड ओबे कर ले तो ऐसे फील्ड को हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फील्ड। अगर ये दो कंडीशंस कोई फील्ड ओबे नहीं करता तो ऐसे फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड नहीं कह सकते। सही हो गया? चलिए, दो बातें होना जरूरी है। पहली बात, वर्क डन should be independent of the path followed। एक बार वर्क डन हमारे पास क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ should be zero। टोटल वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब हम लोग इस बात को प्रूव करेंगे। चलिए, हम कौन से फील्ड डिस्कस कर रहे हैं? कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हमारे पास दो कंडीशंस थी, कौन कौन सी कंडीशंस? हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड के लिए दो कंडीशंस थी। नंबर वन, वर्क डन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, एंड दूसरी बात, टोटल वर्क डन should be total work done in a closed path must be zero। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको प्रूव करना है कि वन बाय वन हम किस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए, प्रूफ नंबर वन प्रूफ करते हैं नंबर वन केस के लिए, एंड दैट इज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। वर्क डन इज independent of the path followed। कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड में इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड की जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या है जी? ग्रेविटेशनल फील्ड। सही हो गया। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे।
सारी कहानी ये दो कंडीशंस हम ओबे करवाएंगे, लेकिन कौन से फील्ड में करवाएंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड में करवाएंगे। सही हो गया। चले मैं कहता हूं कि कंसिडर अ डायग्राम। आप कंसिडर करें कि ये एक डायग्राम मैंने कंसिडर कर ली। मैं कहता हूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी। मेरे पास मुझे ए से सी तक आना है। कहां तक आना है? ए से सी तक आना है। मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि चले मैं ए से बी तक आ जाऊं और उसके बाद फिर बी से सी तक आ जाऊं। ये रास्ता नंबर 1 है। मैं ए से बी तक आ जाऊं और फिर बी से सी तक आ जाऊं। ये रास्ता नंबर 1 है, पाथ नंबर 1। दूसरा रास्ता ये कि मैं डायरेक्ट ए से सी तक आ जाऊं। दिस इज पाथ नंबर 2। दो रास्ते। सही हो गया। चलिए मैं कहता हूं कि यहां पर मैंने एक बॉडी ऑफ मास m को रखा हुआ है इस तरीके से। ये मेरे पास एक बॉडी है। ये क्या है जी? एक बॉडी मैंने कंसीडर की। अब यहां पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है? थीटा। आपको ट्राइंगल के अंदर दो बातें अंडरस्टैंड करने की जरूरत, तीन बातें कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। ट्राइंगल में जो सबसे लेंथी साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो चले मैंने कह दिया कि ये है हमारे पास, यस प्लीज, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज और ये एंगल फिलहाल इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। बेस की क्या डेफिनेशन है? बेस इज दैट लाइन इन अ ट्राइंगल ऑन व्हिच एन एंगल लाइज। वो लाइन किसी भी ट्राइंगल के अंदर जिसके ऊपर एंगल लाई कर रहा हो, बैठा हुआ हो, सिटिंग पोजीशन में हो। तो फिलहाल ये जो एंगल है ये इस लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये हमारे पास बेस कंसीडर हो जाएगा। और जो रह जाएगा वो क्या कंसीडर हो जाएगा? चलें वो परपेंडिकुलर कंसीडर हो जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है इसका वेट डाउनवर्ड है। क्या है जी? वेट इसका डाउनवर्ड है। और यहां पर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, दैट एंगल इज ऑफ व्हाट? 90 डिग्री। सही हो गया। अब मैं कहता हूं कि हमारे पास, अच्छा, मैं कहता हूं कि अगर आप A to C आते हैं तो चलें आप D डिस्प्लेसमेंट कवर करके आ जाते हैं। चलें अगर मैं A से B तक आऊं या B से C तक आ जाऊं तो इस केस में क्या होगा? चलिए मैं कहता हूं कि A से B तक आने में मैंने D1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया और B से C तक आने में मैंने D2 डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब मैं वर्क डन फाइंड करूंगा, लेकिन पाथ नंबर 1 के लिए भी करूंगा और 2 के लिए भी। पाथ नंबर 1 के लिए भी करूंगा और 2 के लिए भी करूंगा। अब जरा देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सही हो गया। चलिए सबसे पहले मैं वर्क डन फाइंड करता हूं पाथ नंबर 1 के लिए। पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 1 क्या है हमारे पास? वर्क डन A to B और B to C। चलिए जी हम फाइंड करते हैं वर्क डन from A to B। वर्क डन from A to B। आपको पता है कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है? F डॉट D है। वर्क यही डेफिनेशन है ना, लेकिन ये तो डेफिनेशन है वर्क की। F फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट D है कि D1 है? D1 है। A to B के लिए तो डिस्प्लेसमेंट D1 है ना, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 1। सही हो गया। अब जरा गौर से देखिए, बॉडी अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, बॉडी अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेट भी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। मुझे बताइए कि कौन सा एंगल है? ये कौन सा एंगल? अगर मैं यहां पर एक बॉडी रख देता हूं इस तरीके से तो उसका वेट डाउनवर्ड होगा कि नहीं होगा? और जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करके आएगा वो भी डाउनवर्ड होगा। दोनों डाउनवर्ड, तो दोनों पैरेलल लाइंस नहीं बन जाएंगे। पैरेलल लाइंस के दरमियान में एंगल कितने का होता है? 0 डिग्री का होता है। सही है। तो हम लिखेंगे कि F
पैरेलल टू D1 एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। ये हो जाएगा F D1 cos of theta, F D1 cos of 0, F D1 cos 0 से हमारे पास क्या आता है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा F D1, मतलब वर्क डन A to B किसके बराबर है F D1। चलें, मैंने कहा ये मेरे पास एक केस हुआ। अब मैं V to C की तरफ जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं V to C की तरफ। बात नंबर 1 की ही बात कर रहा हूं, अच्छा बात नंबर 1 की ही बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने A to B फाइंड किया, अब मैं B to C जा रहा हूं। अब बॉडी मैंने कहां रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मैंने बॉडी ऑफ मास m रखा हुआ है, तो वेट यहां डाउनवर्ड होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर हो रहा है, वेट बॉडी का, मतलब फिलहाल तो बॉडी यहां पर मौजूद है ना, बॉडी का वेट कहां पर है डाउनवर्ड, और बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है। कौन सा एंगल है ये 90 डिग्री का। तो हम कहेंगे कि वर्क डन फ्रॉम B to C, क्या फाइंड करता हूं वर्क डन फ्रॉम B to C। चलिए जी, इससे आ जाएगा, आपको मालूम है कि F डॉट D होती है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन करंट केस में तो हमारे पास D नहीं है ना, क्या है D2 है, तो हम लिख लेंगे D2। सही हो गया। अब मुझे बताएं कि यहां पर फोर्स और जो D2 डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है, और थीटा इनके दरमियान 90 नहीं है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा F D2 cos of थीटा F D2 cos of 90। सही हो गया। अच्छा, इससे आ जाएगा F D2 cos 90 से क्या आता है 0 आता है ना, तो इससे आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम B to C। ये मैंने क्या फाइंड किया, ये मैंने पाथ नंबर A का दूसरा केस फाइंड किया। A to B ये फर्स्ट पार्ट था, B to C ये सेकंड पार्ट था। अब हम लोगों ने बॉडी को कहां से कहां तक ले आया, पाथ नंबर A के थ्रू, पाथ नंबर A के थ्रू हम बॉडी को A to C तक लेकर आए हैं, am I right? पाथ नंबर 1 के थ्रू हम बॉडी को A से कहां तक लेकर आए C तक लेकर आए। सही हो गया जी। अच्छा, अब हम पाथ नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि पाथ नंबर 2 में क्या हो रहा है। पाथ नंबर 2 में हम किस तरह बॉडी को लेकर आते हैं, जरा गौर से देखिएगा। पाथ नंबर 2, अगर मैं पाथ नंबर 2 की तरफ से आ जाऊं तो इससे हमें मिल जाएगा, इससे हमें ओवरऑल क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि 0 into F D2 से क्या आ जाएगा 0 ही आता है ना। अच्छा, तो ये हो जाएगा पाथ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब A to C में लेकर आ रहा हूं, बॉडी फिलहाल इस पोजीशन पे पड़ा हुआ, बॉडी फिलहाल इस पोजीशन पे पड़ा हुआ, वेट डाउनवर्ड है। चलिए, मैं आ रहा हूं जी वर्क डन फ्रॉम A to C। क्या फाइंड कर रहा हूं, वर्क डन फ्रॉम A to C। तो इससे आ जाएगा F डॉट D फॉर्मूला है, लेकिन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी D ही है, डिस्प्लेसमेंट भी हमने D ही कंसीडर किया हुआ है, तो इससे क्या आ जाएगा F D cos of थीटा। सही कह रहा हूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहां पर cos थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो cos थीटा किसके बराबर होता है, कर्ली ब्राउन हेड्स। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेड्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। याद है ये की sin थीटा cos थीटा और टेंजेंट थीटा को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने एक की बनाई थी। सो दिस इज cos थीटा, सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज जो है ये cos की वैल्यू है या फॉर्मूला है। अब हम जरा देखते हैं कि इस केस में cos थीटा क्या आता है, बताएं जरा बेस क्या है इसमें D1। तो मैं बेस की जगह क्या लिख लूंगा D1 लिख लूंगा, बेस की जगह क्या लिख लेंगे D1, और हाइपोटेन्यूज क्या है इस केस में D। चलें, हमने यहां पर क्या लिख लिया D। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो D1 किसके इक्वल आ जाएगा, D cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। D1 किसके इक्वल आ जाएगा, D cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। मुझे ये बताएं, अगर मैं इस D cos थीटा को रिप्लेस कर लूं यहां पर तो कोई एतराज तो नहीं,
d cos थीटा को मैं d1 से रिप्लेस कर लेता हूं, रिप्लेसिंग वर्क डन फ्रॉम a to c इक्वल टू f, d cos थीटा की बजाय मैं क्या लिख लूंगा, d1 लिख लूंगा। सही हो गया, d cos थीटा की बजाय मैंने क्या लिख लिया, d1 लिख लिया। अब मुझे बताएं कि पाथ नंबर a के थ्रू जब मैं आ रहा था, पहले मैं a to b आया, फिर b to c गया। अब मैं पाथ नंबर 2 के थ्रू a to c जा रहा हूं। सही हो गया। क्या दोनों केसेस में पाथ नंबर a के केस में जो हमें वर्क डन मिल गया वो क्या मिला, fd1 और 0 मिला, और पाथ नंबर 2 के केस में क्या मिला, fd1 मिला। ठीक है, तो अब हम इसको यूं लिख सकते हैं, फाइनली हम कह सकते हैं कि पाथ नंबर 1 के थ्रू जो वर्क डन था इट वाज a to b और फिर b to c, यही वर्क डन था। पहले हम a to b आए, फिर हम b to c गए। अच्छा, जब मैं a to b आ रहा था तो मैंने क्या वर्क डन किया था, fd1, और जब मैं b to c आ रहा था तो मैंने क्या वर्क डन किया था, 0। मतलब पाथ नंबर 1 से मुझे जो टोटल वर्क डन मिला वो क्या मिला, fd1 मिला। ये पाथ नंबर 1 का वर्क डन था। सिमिलरली पाथ नंबर 2, सिमिलरली पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 2 में क्या हो रहा था जी, वर्क डन फ्रॉम a to c। जब मैंने वर्क डन फ्रॉम a to c फाइंड किया तो हमें क्या मिला, fd1 मिला, यही मिला। क्या पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2 का वर्क डन सेम नहीं है ना? क्या मैं कहूं कि बॉडी A से C तक डायरेक्ट आ जाए या A से B तक आए या फिर B से C तक जाए, दोनों के केसेस में जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड या इन अ कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। इंडिपेंडेंट मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप जहां से भी आते हैं आ जाए, वर्क डन की वैल्यू ने चेंज नहीं होना, वो सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। सही है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड में या वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड में पहली कंडीशन हमने प्रूव कर दी, दैट इज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। आप A to C डायरेक्ट आ जाइए या A to B या B to C चले जाएं, दोनों के केसेस में fd1 वर्क डन ही आपको मिलेगा। मतलब वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है, आप कोई भी पाथ फॉलो कर लें, वर्क डन की वैल्यू में चेंज नहीं होना होता। सही हो गया। सो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन जिसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया। सही है। तो हम कैसे इसको कंक्लूड करेंगे या इसको फाइनलाइज करेंगे, तो आप कहेंगे कि हेंस वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड, और ब्रैकेट में लिख दें ग्रेविटेशनल फील्ड, is independent of the path followed। किसी भी पाथ से आप आ जाते हैं तो वो क्या होता है जी, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है। सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट। आज आप मुझे देख रहे थे मेरे चैनल के ऊपर, शेरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है, काइंडली हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सर्कल के अंदर शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, 0300 9793173 मेरा व्हाट्सएप नंबर। कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी आपको फिजिक्स में नजर आए, काइंडली हमसे जरूर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।